Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine and everything's are going well. So अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में, अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड टाइम पे, पुराने समय पे बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता था। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी का जो न्यू यूज़ है वो कब से शुरू हुआ है और किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। ओके, तो विद दैट आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में बात करें तो कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को फॉर्म करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। तीन चीज़ों की, पहली चीज़ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच इज़ एन एंजाइम, ठीक। दूसरी चीज़ है क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, एंड थर्ड वन इज़ यू नीड कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। इन तीन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हम देखेंगे कि हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, कब डिस्कवर्ड किया गया था। इसके बाद हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में यही तीन टूल्स यूज़ होते हैं। इन तीनों टूल्स के बारे में ही हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, मूविंग ऑन, देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये जो है ये एक एंजाइम है, ठीक। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि यह आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, कट करता है। ओके, हमने कल क्या पढ़ा था कि लेट्स से हमारा ये हमारा नॉर्मल डीएनए है, ठीक। और ये आप मान लीजिए आपका एक प्लाज्मिड है। ओके, तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि प्लाज्मिड के इतने पोर्शन ऑफ जीन को निकाल के हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्लाज्मिड के भी इतने पोर्शन को कट करेंगे जो हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है उसको, और उसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमें इस वाले डीएनए को भी क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, निक लगाना पड़ेगा इसमें भी, और इसको भी कट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम कट किसकी मदद से करेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से हम इन डीएनएस को कट करेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो आपका डिज़ायरेबल डीएनए है और जो आपका होस्ट सेल का डीएनए है, दोनों को हमें क्या करना होगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, ठीक। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है स्टीवर्ट लिन अलोंग, ठीक है। इन्होंने वर्बनर एर्बर नाम के एक साइंटिस्ट के साथ 1963 में इन दोनों मिलके एक काम किया, और काम करने के बाद इन्होंने क्या किया, ई कोलाई में से एक एंजाइम निकाला, ठीक है। एक एंजाइम आइसोलेट किया ई कोलाई के अंदर से, और ये एंजाइम क्या कर रहा था, ये एंजाइम आपके ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, ठीक है। ये एंजाइम क्या कर रहा था, बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को ई कोलाई के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रखा गया, ठीक है। अब ये बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कैसे कर रहा था, आपको बैक्टीरियोफेज प्रोबेबली पता होगा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जब ई कोलाई के अंदर वायरस जो है वो एंटर कर जाता है तो ई कोलाई जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बैक्टीरियोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात बोले कि ई कोलाई की बॉडी के अंदर वायरस की एंट्री को ये एंजाइम रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, जिस एंजाइम को उन्होंने आइसोलेट किया था। इस एंजाइम को चूंकि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था वायरस के एंट्री को उनके बॉडी के अंदर, ई कोलाई के अंदर, दैट्स वाई द एंजाइम इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, ये एंजाइम आखिर किस तरह से रेस्ट्रिक्शन कर रहा था इसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो एंजाइम है ये दो तरीके से रेस्ट्रिक्शन कर रहा था। पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। ओके, देखिए पहला मेथड क्या है, ये जो आपका एंजाइम है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था किसके होस्ट में, किसके जीनोम में, आपके होस्ट के जीनोम में। होस्ट का मतलब है ई कोलाई। ई कोलाई के जीनोम में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से आपका जो होस्ट का जीनोम है वो मॉडिफाई हो जा रहा था, और होस्ट का जीनोम मॉडिफाई होने की वजह से वायरस जो है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना।
तो ये जो है जीनोम, वो जो है एंजाइम जब मिथाइल ऐड कर दे रहा था तो उस एंजाइम का नाम पड़ गया क्या, उस एंजाइम का नाम पड़ गया डैम एंजाइम। द फुल फॉर्म इज डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज एंजाइम। ठीक है, ओके। जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर, देन द एंजाइम इज नोन एज डैम एंजाइम। तो पहला मेथड था कि वो एंजाइम्स मिथाइलेशन करके रेस्ट्रिक्शन कर रहा था, और दूसरा मेथड क्या था, एंजाइम जो है वो डीएनए को कट कर दे रहा था अंदर से। ठीक है, और वो कट करने की वजह से उसका जो ग्रोथ है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये जो दूसरी कैटेगरी ऑफ एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करती है अंदर से, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या मतलब है, लेट्स से ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को अगर हम कट करें, लेट्स से दिस इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड एंड अनदर वन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। ठीक है, अगर आप डीएनए को कट करें तो कहीं से भी कट कर सकते हैं, यहाँ अंदर से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, या साइड से भी कट कर सकते हैं, वेर एवर यू वॉन्ट। अगर आप साइड से कट करेंगे तो आप कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। ठीक है, विच एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए की चेन में आप साइड से कटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डीएनए में बीचों बीच कट करेंगे, ठीक, तो कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करेंगे। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1963 में। कैसे हुई थी, इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसका नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, इसका नाम हम कैसे रखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत ही अलग अलग तरीके के हैं और हमें क्या करना पड़ता है, उनका नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिनमें से जो पहला लेटर होता है वो किसका होता है, जीनस का होता है। ठीक है, जीनस का होता है, और जो फर्स्ट लेटर के बाद नेक्स्ट 2 लेटर होते हैं, नेक्स्ट 2 लेटर वो कौन से होते हैं, वो स्पीसीज का होता है, और स्पीसीज के बाद जो नेक्स्ट लेटर होता है वो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन का होता है, और उसके बाद उसके अंदर जो रोमन नंबर प्रेजेंट होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम के अंदर, वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि ई कोराई इको R1, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसमें ई जो है ये आपका फर्स्ट लेटर है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेटर। तो ई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का। जैसे इस्केरेशिया, इस्केरेशिया इज द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 2 वर्ड को वर्ड जो है ये आपके बैक्टीरिया का स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलाई। ठीक है, कोलाई इज द स्पीसीज नेम। और इसके बाद नेक्स्ट लेटर जो है आर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके बैक्टीरिया का स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है, और इसका स्ट्रेन क्या है, RY12 इज द स्ट्रेन ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ठीक है, इसको स्ट्रेन या सीरोटाइप बोलते हैं। और ये जो लास्ट वर्ड है 1, ये एक रोमन नंबर है, 1 इज द रोमन नंबर। रोमन नंबर 1 का क्या मतलब है कि सबसे पहले इस्केरेशिया कोलाई में कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया गया था, इको R1 डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड इन द बैक्टीरिया। तो इसी तरीके से आप नॉमेनक्लेचर जो है वो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और देख लीजिए, हिंद 3 जो है वो आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिसमें H जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरिया का जीनस रिप्रेजेंट करता है। कौन सा बैक्टीरिया है, क्या जीनस है बैक्टीरिया का, जीनस है हीमोफाइलस। हीमोफाइलस क्या है, इट इज द जीनस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 2 वर्ड IN, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज। तो यहाँ इन्फ्लुएंजा इज द स्पीसीज, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पीसीज। ठीक है, ओके। उसके बाद D जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्ट्रेन। तो इसका स्ट्रेन क्या है, इसका स्ट्रेन है D इज द स्ट्रेन। ठीक है, सेरोटाइप D इज द स्ट्रेन, फाइन। और इसके बाद ये जो 3 है, रोमन नंबर 3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया में से हमने क्या किया है,
तीसरे नंबर पे जो एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है, वो है आपका HIN3। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर द रूल्स कि आपका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, आप उनको न्यूक्लियेसेस बोलते हैं। न्यूक्लियेसेस जो हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक को हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को कौन रिमूव करता है? एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है। ठीक है, अगर हम बात करें एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये कट करता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आपके डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन कट करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स ये कटिंग करेगा न्यूक्लिक एसिड के बीचों बीच। ठीक है, तो ये कट करता है डीएनए के स्पेसिफिक पोजीशन पे बीचों बीच। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए स्ट्रैंड के साइड से रिमूव करता है। ओके, एक एक करके साइड से रिमूव करता है। क्लियर हो रही है बातें? क्या है? ठीक। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँ, तो लेट्स से ये हमारा क्या है? दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अगर हम यहाँ साइड से कट करना चाहेंगे तो किसकी मदद से करेंगे? एक्सोन्यूक्लियस की मदद से करेंगे। साइड से न्यूक्लियोटाइड्स अगर हमें निकालने होंगे तो अगर इसी तरीके से ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसमें हमें बीच में से कट करना होगा तो हम किसकी मदद से करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी कट किया जाएगा न्यूक्लियस की मदद से आप जब भी डीएनए के या आरएनए के सेगमेंट को कट करेंगे। ठीक है, डीएनए या आरएनए के सेगमेंट, नॉर्मली तो डीएनए की ही बात करते हैं हम। डीएनए के सेगमेंट को जब भी आप कट करेंगे तो इन दोनों एंजाइम की मदद से कर सकते हैं। अब आप जब भी इन दोनों एंजाइम की मदद से कटिंग लगाएंगे आपके डीएनए के फ्रैगमेंट में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मिलेगा। क्या होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट? लेट अस डिस्कस। देखिए, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जो है इज अ डीएनए फ्रैगमेंट। वो डीएनए का एक फ्रैगमेंट है जो कि कब मिलता है? रिजल्टिंग फ्रॉम द कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जब आप डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं तो जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए आपको मिलता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। तो जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करेंगे तो जो फ्रैगमेंट आपको मिला, दैट फ्रैगमेंट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। लेट्स से ये आपका डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आपने क्या किया? इसको यहाँ से कट किया रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस की मदद से, तो आपको ऐसा एक फ्रैगमेंट मिलेगा ना, डीएनए का ये एक फ्रैगमेंट मिलेगा। इसी फ्रैगमेंट को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट बोलेंगे। जैसे देखिए, ये आपका पूरा डीएनए दिखाया गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से यहाँ से हमने कट कर दिया, तो ये जो फ्रैगमेंट आपको मिला, दिस इज व्हाट? दिस इज द रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। ठीक है, ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब क्या ऐसा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आपके डीएनए में कहीं भी कट करेगा और फ्रैगमेंट बना देगा? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो आपके डीएनए में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं और उस पोजीशन को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लेट अस डिस्कस कि ये क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंड को कहीं से भी कट नहीं करते हैं। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं और उस साइट का क्या नाम है? उस साइट का नाम है रेस्ट्रिक्शन साइट। द नेम ऑफ द साइट इज रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है? देखिए, या रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं इनको। ये वो साइट है या सीक्वेंस है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कट करता है डीएनए को। ठीक है, डीएनए का, लेट्स से हमारे पास डीएनए का एक बहुत ही बड़ा लेंथ फ्रैगमेंट है। ठीक,
ओके। अब अगर हमें इसे कट करना होगा तो हम किसकी मदद से करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से करेंगे, लेकिन कहीं भी कट नहीं कर देंगे, कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस पे ही कट करेंगे, और उस सीक्वेंस को, उस साइट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। ये सीक्वेंस कितने बेस पेयर का होता है या कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है, ये सीक्वेंस 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का होता है। ओके, कितने होंगे, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर जो रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पैलिंड्रोमिक साइट होते हैं। ओके, ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शन साइट कैसे होंगे, पैलिंड्रोमिक साइट होंगे। पैलिंड्रोमिक साइट का क्या मतलब है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसको आप अगर दोनों तरफ से पढ़ें तो सेम सेंटेंस निकल के आए। जैसे कि एग्जाम्पल में मलयालम, अगर आप मलयालम को पढ़ेंगे, ठीक, मलयालम को पढ़ेंगे तो देखिए, आप अगर इधर से पढ़ेंगे फिर भी मलयालम ही पढ़ेंगे, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी क्या पढ़ेंगे, फॉरवर्ड पढ़िए या बैकवर्ड पढ़िए, दोनों ही डायरेक्शन में जब आप पढ़ेंगे तो सेम बात ही निकल के आएगी। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे देखिए GAATTC, ठीक, ये एक डायरेक्शन हो गया, लेट्स से ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डायरेक्शन है, ठीक, और दूसरे में क्या होगा, ये आपका 5 प्राइम हो जाएगा और इधर आपका 3 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फ्रेम ऑफ रीडिंग सेम रखते हैं तो एक ही चीज़ आएगी निकल के, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पढ़ने पे आपको एक ही वर्ड मिलेगा। यहाँ देखिए 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो GAATTC आ रहा है, वापस से 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो GAATTC आएगा। तो इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। और आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है और पहचान के वहीं पे कट करता है। हर एक एंजाइम के अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, सारे एंजाइम की एक ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। जितने अलग अलग आपके आते जाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उन सब का अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होगा और वो उस हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करके कटिंग करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पैलिंड्रोम की बात बता रहे हैं, एक बार और देख लीजिए। देखिए डीएनए में पैलिंड्रोम जो होता है वो एक ऐसा सीक्वेंस होता है बेस पेयर का, जिसको अगर आप रीड करें, ठीक है, रीड करते हैं किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, दोनों स्ट्रैंड के ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए। तो जब आप रीड करेंगे तो सेम चीज़ ही आएगी दोनों ही स्ट्रैंड पे। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर आप रीड करेंगे तो क्या आ रहा है, ACC GAATTCGC है, ठीक है, 5 to 3 प्राइम पे। इधर नीचे भी पढ़िए, वही सेम चीज़, सेम सीक्वेंस आपका आएगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ओके, ये हो गया आपका पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिरर रिपीट्स नहीं होते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि वो मिरर रिपीट्स होते हैं, बिल्कुल नहीं, मिरर रिपीट अलग है और पैलिंड्रोम सीक्वेंस अलग है। ओके, क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखिए जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करते हैं, ठीक है। जब वो कट करते हैं तो वो दो तरीके के एंड्स बनाते हैं, एक को हम बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक है, क्या बनाते हैं वो, स्टिकी एंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, देखिए क्या है, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो उसके बाद जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं उस डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, और हाइड्रोलाइज करके उसको क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट में से आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। उस जीन सीक्वेंस को आपके पूरे डीएनए के सेगमेंट्स में से क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। और आइसोलेट करने पे जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड एंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक है। देखो ये क्या है, ये आपका डीएनए का सेगमेंट है, आपको दिख रहा है, लेट्स से दिस इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड नीचे वाला इधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, ये आपका डीएनए हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, ये एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस सीक्वेंस को पहचाना और पहचान के यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे कट लगाया, ठीक है ना, नहीं सॉरी उल्टा बोला मैंने, यहाँ कट लगाया इस साइड पे और इस साइड पे कट लगाया, दोनों साइड पे कट लगाया। कट लगाने के बाद देखिए आपका ये एक फ्रैगमेंट बना है और दूसरा ये एक फ्रैगमेंट बना है। जब आप इन फ्रैगमेंट्स को देखेंगे
तो ये जो एंड क्रिएट्स हुए हैं जो कि जाके दूसरे एंड के साथ कंबाइन करेंगे, इन्हीं एंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं। तो कभी भी जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपके रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट करता है तो एज द रिजल्ट क्या बनाता है, स्टिकी एंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें आपको? ठीक, तो ये हो गया आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बहुत सारी बातें जो हमें पढ़नी थी आज के लिए। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। अगर आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ आ गया हो तो वेल एंड गुड, और इफ़ इन केस अगर आपको किसी चीज़ में कोई परेशानी आ रही है तो आप प्लीज़ क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। एक और बात, आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। क्या कहा जाता है इनको, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। जैसे सीजर होता है ना, उससे हम कपड़े काटते हैं, पेपर्स काटते हैं, कुछ भी काटते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल है डीएनए या आरएनए, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, उसको क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। यहाँ पे देखिए एक सीजर बना के दिया भी है, आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स दिए हैं और उन स्ट्रैंड्स को यहाँ से कट किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दैट्स ऑल गाइस। कल की क्लास में हम वेक्टर के बारे में डिटेल में बातें करेंगे कि वेक्टर क्या है और वेक्टर्स के अलग अलग टाइप, नेचुरल वेक्टर और आर्टिफिशियल वेक्टर्स जो हैं उन सब की बातें हम कल की क्लास में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।